हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजेंद्र कुमार शास्त्री जी की लिखी हुई एक अनोखी प्रेम कहानी का 11वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 10 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। रुद्र अब डर के मारे कांपने लगा था, क्योंकि उसने ठीक सामने एक साया नजर आ रहा था जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। उस साये को देखकर अब वो बुरी तरह से कांपने लगा। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। इस दौरान वो खिसकता हुआ पीछे दीवार से जा टकराया। अपने पीछे खिसकने की जगह जब उसे नहीं मिली तो वो जोर से चीखा, रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। रुद्र, मैं हूँ, आगे मत बढ़ो, प्लीज, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रुद्र डर के मारे बुरी तरह से कांपने लगा। वो मुंह फेर लेता है। रुद्र, मैं हूँ, अदिति ने फोन की फ्लैश लाइट ऑन करके कहा। रुद्र ने पीछे की तरफ मुंह किया तो अदिति उसे बहुत अजीब लग रही थी। वो उसे किसी भयानक साये की जैसी नजर आने लगी थी। उसकी आंखें चौंधिया सी गई थी। उसे कुछ भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर आसमान में कड़कती आसमानी बिजलियों की आवाज के साथ अदिति का बार बार कहना, मैं हूँ रुद्र, वो शब्द उसे मिक्स होकर सुनाई दे रहा था। हवा का शोर, बारिश की बूंदों की आवाज और उसके कदमों से होने वाली घर्षण की आवाज सब उसे ऐसा महसूस करवा रहे थे जैसे वो किसी सुनसान जंगल में स्थित बड़ी सी हवेली में अकेला हो और वहां अनगिनत काली शक्तियां हो। तभी अचानक से उसके दिमाग ने अजीब सा दृश्य उसे दिखाना शुरू कर दिया। अदिति के लंबे काले बाल आगे की तरफ उठने लगे। अदिति के दांत उसे बाहर बढ़ते हुए दिखाई देने लगे, तो वहीं उसकी आंखें अब लाल होने लगी थी। कुछ ही देर में उसकी आंखों से खून बाहर निकलने लगा। तभी वो बोली, रुद्र, और ऐसा दृश्य देखकर वो बुरी तरह से कांपने लगा। आगे मत बढ़ो, वो जोर से चीखा और इधर-उधर घुटनों के बल भागने की कोशिश करने लगा। रुद्र, व्हाट हैपेंड विथ यू? मैं हूँ, अदिति, तुम्हारी अदिति, उसने गुस्से में जोर से कहा और उसके बाद उसे गले से लगा लिया। छोड़ो, छोड़ो मुझे। वो छुड़ाने की कोशिश करता है मगर अदिति उसे छोड़ती नहीं है। मैं हूँ, मैं, मत डरो मुझसे। अदिति उसे संभालने की कोशिश करती है लेकिन वो अब भी डरने के मारे चिल्लाने लगा। हुआ क्या है तुम्हें? बोल तो रही हूँ, मैं हूँ, कूल डाउन बाबा, कूल डाउन। उसने उसे संभालने की कोशिश की लेकिन वो अब भी जोर जोर से कांपने लगा। रुद्र, रुद्र, आई एम अदिति, बाबा मत डरो। उसने उसे संभालने की कोशिश की। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। वो उछलने लगा। तभी अदिति ने उसे छोड़ दिया। वो रेंगता हुआ उससे दूर हो गया। इस दौरान अदिति ने मेन स्विच को दबाया। ओ शिट, इस कमीनी लाइट को क्या हो गया? ऐसे तो रुद्र का अटैक और भयंकर हो जाएगा। उसने गुस्से में पैर को पटका और उसके बाद उसने फोन को उठाया और वो रुद्र की तलाश करने लगी। वो एक केबिन के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। इस दौरान वो बुरी तरह से कांप रहा था। रुद्र, आर यू मैड? मैं हूँ, अदिति ने गुस्से में जोर से कहा और उसके बाद उसे गले से लगा लिया, लेकिन वो अब भी कांप रहा था। इस दौरान वो उछलने लगा लेकिन अदिति ने उसे छोड़ा नहीं। वो चीखकर उसे छुड़ाने की कोशिश करता है कि कुछ नहीं होगा। लुक, देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में देखो, कौन है? मैं, तुम्हारी अदिति। उसने फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करते हुए लाइट को अपने चेहरे पर मारा। रुद्र कांपता हुआ अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करता है। उसको डर लग रहा था। तभी उसने कांपते हुए अपनी आंखों को खोला तो उसने फिर से अदिति को उसी रूप में देखा जिस रूप में देखकर वो पहले डर गया था। नहीं नहीं, तुम भूत हो, भूत। वो जोर से चीखा और उसके बाद चौंक कर खड़ा हुआ। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन गिर गया। इस दौरान अदिति भी काफी डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वो ऐसा क्या करे जिसकी वजह से रुद्र शांत हो जाए। तभी उसे याद आने लगा। उसने दौड़कर उसे पहले तो पकड़ा। इस दौरान उसने फोन को एक तरफ छोड़ दिया ताकि वहां रोशनी हो जाए। रुद्र, मैं हूँ, मैं, तुम्हारी अदिति, और तुम मेरे भोले बाबा, तुम्हें हो क्या गया है? उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में भरा और उसके बाद उसके कान के पास जाकर ये सब कहा। वो जोर लगाकर उससे छुटाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन अदिति ने उसे कसकर पकड़ लिया। इस दौरान वो बुरी तरह से कांप रहा था। अदिति को भी चोट लग गई थी
लेकिन उसके लिए अब अपना दर्द कोई मायने नहीं रखता था। मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, जान लो ये बात। पहले एक बार तुम छुड़ाकर भाग चुके थे रुद्र, लेकिन अब नहीं। मैं सब समझ गई हूँ। मुझसे दूर होने के बाद तुम कितने बदल गए हो, लेकिन अब और नहीं। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। उसने गुस्से में उसके कान के पास जाकर कहा। वो बुरी तरह से डर के मारे कांपने लगा। मत डरो, मैं हूँ तुम्हारी अदिति। तुम भूल गए क्या मुझे? वही जिसके साथ तुम बचपन में खेलते थे, जिसकी एक हंसी के लिए तुम दुनिया से लड़ जाते थे, जिससे मिलने के लिए तड़प उठते थे, वही अदिति हूँ मैं, तुम्हारी अदिति। उसने प्यार से उसे गले से लगाया। इस दौरान वो उसकी पीठ को सहला रही थी, जिसके बाद उसने जैसे ही आंखें खोली तो उसके सामने कोई और नहीं अदिति थी। वो कांपना बंद कर चुका था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो गई। इस दौरान वो डर के मारे उसके सीने में दुबक गया। उसने अपने दोनों हाथों को अदिति के चारों ओर लपेट रखा था, तो वहीं दूसरी तरफ अदिति उसके बालों को सहला रही थी। लेकिन रुद्र ने अब भी कांपना बंद नहीं किया था। उसका दिल अब भी तेजी से धक-धक कर रहा था। अदिति जानती थी कि शिज़ोफ्रेनिया की वजह से ऐसा होना आम बात है। इस दौरान वो एक हाथ से उसकी पीठ को सहला रही थी। तुम कैसे बदल गए हो? कितने दूर चले गए हो मुझसे रुद्र? मेरा भोला, मैंने तो तुमसे कितना प्यार किया था और अब भी करती हूँ, अदिति ने रोते हुए कहा। रुद्र इस दौरान कांपना बंद कर चुका था। उसके ऊपर अब बेहोशी छाने लगी थी, लेकिन अदिति की बातों को वो अब भी सुन पा रहा था। अदिति ने उसे अपने सीने से लगा लिया। वो नीचे बैठी हुई थी, तो वहीं रुद्र उसकी बाहों में लिपटा हुआ था। इसी दौरान अदिति ने महसूस किया उसकी पकड़ अब ढीली पड़ चुकी है। रुद्र अब बेहोश हो चुका था। उसने एक पल के लिए उसे सीधा लेटाया और उसके बाद अपने कान को उसकी छाती पर टिकाया। उसकी हार्ट बीट्स अच्छे से चल रही थी, तो वहीं सांस भी अच्छे से ले पा रहा था। नब्ज थोड़ी तेज थी क्योंकि शिज़ोफ्रेनिया के अटैक के चलते अब उसे बुखार था, लेकिन अदिति जानती थी कि उसका एकमात्र उपाय प्यार है, बेइंतहा प्यार। यही वजह थी कि वो अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर उसकी बगल में लेट गई। इस दौरान उसने बड़े ही प्यार से उसे अपने गले से लगा लिया, उसके सर को अपने सीने से सटाया और उसके बाद वो उसके बालों को सहलाने लगी। उसने उसके माथे पर प्यार भरा एक किस किया और उसके बाद उसके कान के पास बोली, मैं हूं ना अब कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। अब कोई भी बीमारी तुम्हें छू भी नहीं सकेगी, बस तुम मेरे हो जाओ। तुम कह रहे थे ना मुझसे शादी करोगे? हाँ, तो मैं तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए, तुम्हारी होने के लिए। आई रियली लव यू रुद्र, रियली। उसने प्यार से उसके गाल को चूमते हुए कहा। इस दौरान अदिति भूल चुकी थी कि उसका पास्ट किस तरह का है, वो तो बस उसमें ही खोई हुई थी। तो वहीं रुद्र, वो गहरी नींद में जा चुका था। अटैक पड़ने के बाद ऐसा अक्सर उसके साथ होता था। डॉक्टर्स ने उसे अच्छे से बताया था कि वो अंधेरे में अकेला रहने से बचे, लेकिन आज गेट कीपर की वजह से ऐसा हुआ था। तो वहीं दूसरी तरफ अदिति को अगले 10 मिनट तक तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर वो दोनों वहाँ कैसे रह गए? लेकिन धीरे धीरे अब उसे सब समझ में आने लगा था। उसने अंकिता को जगाने के लिए बोला था। उसकी तबीयत खराब थी और वो रेस्ट रूम में सो रही थी। उसने मन ही मन अंकिता पर गुस्सा आ रहा था। तो वहीं उसे इस बात का अच्छा भी लग रहा था कि आज न चाहते हुए भी वो दोनों करीब आ गए थे। हालांकि उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रुद्र कैसे वहाँ रह गया था। वो यही सब सोच रही थी। इस दौरान रुद्र अब उसे सामान्य लगने लगा था। बाहर भयंकर तूफान आया हुआ था और तेज बारिश भी। मौसम इतना खराब अचानक से ही हो जाएगा, उसने सोचा नहीं था। उनकी ऑफिस की वाईफाई भी काम नहीं कर रही थी, तो दूसरी तरफ उसके फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं था। अब मैं कॉल कैसे करूँगी? मम्मा और बाकी लोग तो घर पर हम दोनों को लेकर टेंशन में होंगे। ऐसा मूर्ख इंसान कौन है जिसने हम दोनों को ही ऑफिस में लॉक कर दिया? उसने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा और बाहर आसमानी बिजलियां जोर जोर से कड़क रही थी। सड़कों पर पानी जमा होने लगा था। क्लाइमेट आजकल इतना बदल चुका था कि बेमौसम भी इतनी खतरनाक बारिश होने लगी थी, लेकिन उसे बारिश से कोई परेशानी नहीं थी। वो तो रुद्र की तबीयत को लेकर फिक्रमंद थी। इस दौरान उसे ये आस थी कि जल्द से
उसके घर वालों को इस बात का पता चले कि वो दोनों ऑफिस में गलती से बंद हो गए हैं। वो इसी सब के बारे में सोच रही थी, तभी उसने देखा रुद्र ने अब अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया था। उसने फ़ोन को एक तरफ रख दिया और उसके बालों को बड़े ही प्यार से सहलाने लगी। उसने उसके माथे पर एक प्यार भरा किस किया और धीमे से उसके कान के पास बोली, ताकि वो नींद में भी ना डर जाए, मैं तुम्हारे पास हूँ रुद्र, बिल्कुल पास, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें डराने वाली हर चीज़ को सबसे पहले मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा, मैं ऐसे ही तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकती हूँ, आई समझ? वो प्यार से बोली और उसके बाद वो उसके थोड़े और करीब खिसक गई। इस दौरान उसने रुद्र को अपनी सीने पर लेटा लिया। वो उसकी पीठ को सहलाते-सहलाते अपने अतीत में खोने लगी। उसी अतीत में जहाँ वो उससे बेहद मोहब्बत करता था। उसे वो दिन बखूबी याद था जब उसे उसकी माँ की याद आ रही थी। वो अकेला उस आम के पेड़ के नीचे उदास बैठा हुआ था। शाम के 5 बजने वाले थे और वो घर पर नहीं आया था। जब वो अदिति को कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया, तो उसे सब याद आ गया कि आज उसकी माँ का जन्मदिन था। यही वजह थी कि उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वो ये भी जानती थी कि जब वो उदास होता था, तो उसी आम के पेड़ के पास जाकर बैठ जाता था, जिस पेड़ के अक्सर उसकी माँ उसे आम तोड़कर खिलाती थी। वो बिना देर किए उसके पास पहुंची, तभी उसकी पायल की खनक सुनकर वो पीछे की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। रुद्र, क्या हुआ? मम्मी की याद आ रही है। वो उसके पास जैसे ही पहुंची, रुद्र ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने ढंग से उसे नीचे भी नहीं बैठने दिया था। ओए पागल, नीचे तो बैठने दे मुझे, आई लव यू, और मुझे अच्छे से पता था तुम यहाँ हो। अगर मम्मी को इतना मिस कर रहे थे तो मुझसे कह देते ना, मैं हूँ ना। उसने अपने सीने से लगाते हुए कहा। वो अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा, बड़ा आया। तुम ना पूरे के पूरे बुद्धू हो, पागल कहीं के। जब उदास होते हो तो मुझसे दूर भाग जाते हो। हाँ, ये जानते हुए भी कि मेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो तुम्हारे पास होता है, उसने रोते हुए कहा। तो उसने उसका माथा चूमा और प्यार से बोली, हाँ, एग्जैक्टली। जब ये सब पता है तो फिर तुम क्यों भागते हो? पता नहीं, उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। आगे से मत करना ऐसा, कभी नहीं करूँगा, वो इतना बोला और उसके बाद फिर से उसके सीने में दुबक गया। वो उसके बालों को सहलाने लगी। इस दौरान उसने अपनी पकड़ को थोड़ी-सी ढीली नहीं करी थी। इधर दूसरी तरफ वही लम्हा याद करते-करते अदिति रोने लगी थी। उसके आंसू ढुलक कर नीचे गिर रहे थे। आज भी तुम नहीं बदले हो रुद्र, बिल्कुल पहले के जैसे ही हो, हमेशा बस दूर भागना होता है मुझसे तुम्हें। अदिति ने इस तरह से कहा जैसे वो उसकी हर बात को सुन रहा हो। वो इस दौरान फिर से उस लम्हों में खो गई जब उन दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत हुआ करता था। इस दौरान वो एक पल के लिए भी नहीं सोचती थी कि उसे फिर से अपने घर संपर्क करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बारिश अब धीमी पड़ने लगी थी और नेटवर्क काफ़ी अच्छा होने लगा था। इधर जहाँ अदिति रुद्र के पास थी, तो वहीं दूसरी तरफ अदिति के घर में सब उन दोनों को लेकर चिंतित थे, क्योंकि 10 बज चुके थे और सदा वो दोनों 7 बजे ही ऑफिस से घर आ जाते थे। उसकी माँ ने भुआजी से कहा, 10 बज गए हैं, ये दोनों कहाँ रह गए हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। दोनों का फ़ोन भी ट्राई नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कभी नेटवर्क आ रहा है, कभी नहीं। उन दोनों का ही फ़ोन नहीं लग रहा है। ये मौसम भी ना, उसकी माँ ने गुस्से में कहा। नूपुर भी इस दौरान काफ़ी टेंशन में नज़र आ रही थी। हालांकि वो इस बात को लेकर पूरी तरह से सिक्योर थी कि वो रुद्र के साथ थी। ऐसे में उसे विश्वास था कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। इधर दूसरी तरफ रुद्र की कार को लेकर अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर गई अंकिता को अदिति की चिंता होती है। इसके अलावा वो रुद्र को थैंक यू भी बोलने वाली थी, क्योंकि उसने अपनी कार को वक्त पर उसे दे दिया था। यही वजह थी कि उसने अपना फ़ोन निकाला और उसके बाद अदिति को लगाया। लेकिन अदिति का कॉल अब भी आउट ऑफ रीच आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? उनका फ़ोन आउट ऑफ रीच क्यों बता रहा है? ऐसा तो ऑफिस में होने पर ही बताता है, क्योंकि ऑफिस के आसपास के एरिया में नेटवर्क काफ़ी वीक रहता है। कहीं वो वही तो नहीं? नहीं, नहीं। अंकिता को शब याद आने लगा था कि उसने अदिति को उस वक्त जगाया नहीं था और वो किसी को बता भी नहीं सकी थी कि अदिति अंदर सोई हुई है। एक काम करती हूँ, सर को फ़ोन करती हूँ। उसने बड़बड़ाते हुए रुद्र का कॉल लगाया, लेकिन उसका फ़ोन भी आउट ऑफ नेटवर्क बता रहा था। ये क्या हो रहा है? सर का फ़ोन भी आउट ऑफ नेटवर्क क्यों बता रहा है? अब क्या करूँ? क्या करूँ? वो सोचने लगी। इधर अदिति के घर में भी नूपुर और बाकी लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे।
उन दोनों की फिक्र होने के चलते उनके दिमाग से ये भी निकल चुका था कि उन्हें ऑफिस के उनके कलीग्स को कॉल करके पूछना चाहिए कि वो दोनों सही सलामत है भी या नहीं। तभी नुपुर के दिमाग में अंकिता का ख्याल आया। मम्मा, मैं अंकिता को कॉल करके पूछती हूँ कि दी कहाँ है, उसने इतना कहा। और उसके बाद जैसे ही अंकिता को कॉल लगाने लगी, अंकिता का कॉल उसके फोन पर पहले से ही आ रहा था। उसने तुरंत कॉल पिक किया। हेलो अंकिता। वो दी और रुद्र जी अभी तक घर नहीं आए हैं, क्या बात है? वाट? दोनों ही घर पर नहीं आए हैं? मैम को बुखार था, वो रेस्ट रूम के अंदर सो रही थी। कहीं वो अंदर ही तो नहीं रह गई ना? उन्होंने रेस्ट रूम में जाने से पहले मुझे बोला था जगाने के लिए, लेकिन दिक्कत ये रही कि मेरी मम्मा की तबीयत अचानक से ही खराब हो गई। मैं शर की गाड़ी लेकर इधर आ गई, मतलब किसी ने ध्यान नहीं दिया कि मैम अंदर ही रह गई है। ओ सिट, मगर ऐसा है तो फिर रुद्र जी कहाँ है? आई डोंट नो। मैं एक काम करती हूँ, अभी के अभी गेटकीपर को कॉल करती हूँ और पता लगाती हूँ कि क्या उसने मैम और सर को ऑफिस से निकलते देखा था। कहीं उसने उन दोनों को अंदर गलती से लॉक तो नहीं कर दिया। उसने अनुमान लगाया। ठीक है, जल्दी करो, कहीं दिक्कत ना हो, नुपुर ने उसको डांटते हुए कहा। और इस दौरान नुपुर को समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों कहाँ रह गए हैं। जब उसकी माँ ने उससे पूछा कि अंकिता ने क्या कहा तो उसने जवाब दिया, मैं इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं बता सकती। हालांकि दी ऑफिस के अंदर ही गलती से लॉक हो सकती है। उनके ऑफिस में ही नेटवर्क वीक रहता है, तो अंदर वाईफाई यूज क्यों नहीं किया? वाईफाई को कंट्रोल रूम से बंद किया जाता है ताकि कोई कंप्यूटर्स को हैक ना कर ले। और कंट्रोल रूम को लॉक करके अविनाश चाबी अपने साथ ले आया। उसने अपनी बात को क्लियर किया, जिसके बाद उसकी माँ को भी यकीन हो गया कि अगर वो ऑफिस में बंद रह जाती तभी उसका नेटवर्क वीक हो सकता है। ऊपर से मौसम भी खराब था। करीब 1 घंटा बीत चुका था। अदिति को अब रुद्र के साथ नींद आ चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे से लिपट कर सो रहे थे। सोने से पहले अदिति ने कई देर तक उसको प्यार से सहलाया था। यही वजह थी कि अब रुद्र रिलैक्स होकर लेटा हुआ था। वो दोनों ही गहरी नींद में थे कि तभी ऑफिस के मुख्य दरवाजे पर दस्तक हुई। रुद्र अदिति के सीने से लगा हुआ सो रहा था। इस दौरान उसे महसूस हो रहा था जैसे वो अदिति की बाहों में है। जहां पहले उसे अंधेरे से डर लग रहा था, वहीं अब उसे काफी अच्छा महसूस होने लगा था। वो आधी नींद में था। इस दौरान बाहर हो रही बारिश और हवाओं का तेज शोर उसके कानों में पड़ रहा था, लेकिन फिर भी उसे अब इतना डर महसूस नहीं हुआ। इस दौरान जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, अदिति की नींद से बाहर आई, लेकिन फिर भी उसने अपनी पकड़ को रुद्र के जिस्म से ढीला नहीं पड़ने दिया। वो उसे अपने सीने से लगाए रखती है। तभी दरवाजा बजा। दी, ओ दी, आप अंदर हो क्या? बाहर से नुपुर की आवाज सुनाई दी, लेकिन अदिति अभी भी नींद में थी। हालांकि नींद में होने के बावजूद भी उसे अपने कानों पर उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। उसने फिर से बोला, दी बोलो तो, लेकिन अदिति ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अपने घर पर सोई हुई हो। लेकिन तभी उन तीनों ने दरवाजा खोला। नुपुर के साथ अंकिता आई थी। बारिश अब भी हो रही थी। उनके साथ एक ड्राइवर भी था। अंकिता ने दौड़कर कंट्रोल रूम को खोला और उसके बाद अंदर की लाइट्स ऑन की। वहां से फ्यूज भी उड़ चुका था। उसके बाद वे जैसे ही अंदर गए तो एक केबिन के आगे अदिति और रुद्र उन्हें सोए हुए मिले। अदिति के हाथ पर चोट लगी हुई थी। उसको चोट शायद उस वक्त लगी थी जब रुद्र उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा था। दी, नुपुर ने जैसे ही कहा, अदिति चौंक कर खड़ी हुई। उसने सामने देखा तो नुपुर, अंकिता और उनका ड्राइवर था। इस दौरान वे लोग उन दोनों को एक साथ सोए हुए देखकर भौचक्के हो गए। वो नुपुर, पता नहीं कैसे हम दोनों यहाँ लॉक हो गए। मैं उठकर बाहर आई तो देखा रुद्र को शिजोफ्रेनिया का दौरा पड़ चुका है। मैंने इस दौरान उसे बड़ी मुश्किल से संभाला। अब ये ठीक है, उसने हिचकिचाते हुए कहा और उसके बाद उससे अलग हुई। तभी रुद्र के चेहरे के भी एक्सप्रेशन बदलने लगे। वो समझ चुकी थी कि उसे जाग आएगी, लेकिन तभी अदिति बोली, ये बहुत परेशान है। एक काम करो, आप मेरी हेल्प करो, हमें बाहर लेकर जाना होगा, उसके बाद इसे अंदर बैठा देंगे। उसने मुस्कुराकर कहा, जिसके बाद ड्राइवर ने रुद्र को एक तरफ से उठाने की कोशिश की। इस दौरान रुद्र गहरी नींद में था। अदिति और उस ड्राइवर ने जहां उसको कंधे से पकड़ लिया था, तो वहीं अंकिता और नुपुर ने उसको पैरों से पकड़ लिया। आहिस्ता से लेना, इसको चोट लग जाएगी, जाग नहीं आनी चाहिए, इसे प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है। सॉरी मैम, जो मैं अचानक से निकल गई थी। एक्चुअली मैम, मेरी मॉम की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, इसलिए मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर चली गई। मैं किसी को बता भी नहीं सकी थी कि आप अंदर हो।
इट्स ओके, सब अच्छे के लिए ही होता है। अगर मैं अंदर लॉक नहीं होता तो रुद्र काफी डर जाता। वैसे मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये अंदर लॉक कैसे हो गया। अदिति ने आहिस्ते से उसे गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठाते हुए पूछा। मैम, इसका तो पता नहीं, कल सर से ही पूछना पड़ेगा, वो मुस्कुराकर बोली। कोई ना अंकिता, तुम जल्दी करो, भीग जाओगी। तुम मेरी कार को लेकर अस्पताल चली जाओ। मम्मी अब कैसी है? अब ठीक है वो, थैंक यू मैम। उसने मुस्कुराकर चाबी ली और उसके बाद अदिति की कार की तरफ दौड़ी तो वहीं आगे ड्राइवर ने रुद्र की कार को अदिति के घर की तरफ मोड़ दिया। इस दौरान अदिति ने रुद्र के सिर को अपनी गोद में रख रखा था तो वहीं उसकी बहन नुपुर आगे की सीट पर बैठी हुई थी। फिलहाल रात के 2 बजने को थे। अब बारिश काफी धीमी हो चुकी थी, हवा भी अब उतनी तेज नहीं बह रही थी। कुछ ही देर में वो घर पहुंच गए, जिसके बाद अदिति ने अपनी माँ और बाकी सबको बताया कि वो वहाँ असलियत में हुआ क्या था। उसकी माँ ने जैसे ही रुद्र की तबीयत के बारे में सुना तो उन्हें बहुत बुरा लगा, लेकिन उनके लिए राहत की बात ये थी कि अब वो खतरे से बाहर था। अदिति उसे लेकर कमरे में चली गई थी तो वहीं भुआजी अपने कमरे में सो रही थी। शायद उन्हें उसके आने या ना आने का कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। नुपुर ने देखा अदिति रुद्र के कमरे में उसके पास बैठी हुई थी। उसने उससे कहा, दी, मैंने आपके कमरे में आपका बिस्तर लगा दिया है, आप सो जाना। हाँ ठीक है, बस देख लो ये पूरी तरह से ठीक तो है ना? उसने मुस्कुराकर कहा और उसके बाद वो उसे एकटक देखने लगी। ओके, अभी मैं जा रही हूँ। नुपुर इतना कहकर वहां से चली गई थी तो वहीं दूसरी तरफ अदिति ने दरवाजा बंद कर लिया। उस वक्त उसे बहुत सुकून मिल रहा था जब उसने रुद्र को अपने गले से लगा रखा था। उसे इतनी अच्छी नींद कभी नहीं आई थी, लेकिन अब उसे इतनी आसानी से फिर से वैसी नींद नहीं आने वाली थी। यही वजह थी कि वो रुद्र के पास बैठी हुई उसे देख रही थी। इस दौरान उसने देखा उसके गले में अब भी टाई बंधी हुई थी। उस वक्त उसे संभालने के चक्कर में उसने उसकी टाई भी नहीं खोली थी, जिसके बाद उसने उसकी टाई खोली और उसके शर्ट के बटन भी खोल दिए ताकि वो अच्छे से सो सके। उसके माथे पर पड़ी सलवटों की तरफ वो ध्यान से देख रही थी। वो समझ चुकी थी कि अब वो फिर से स्ट्रेस फील करने लगा है। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि वो अब उसके पास नहीं लेटी हुई थी। उसने जैसे ही उसके बालों में हाथ फिराया, उसकी हार्ट बीट्स काफी नॉर्मल होने लगी थी। उसने उसके दूसरे हाथ को कसकर पकड़ रखा था, मानो कोई बच्चा खुद से अपनी माँ को दूर नहीं जाने देना चाहता था। यही हाल उस वक्त रुद्र का था। ठीक है, मैं नहीं जा रही तुमसे दूर, बस तुम पहले जैसे हो जाओ। मुझे तुम्हारा ये गुस्सा अच्छा नहीं लगता। अगर कोई बात है तो बताते क्यों नहीं रुद्र मुझे? उसने बड़े ही प्यार से उसके कान के पास आकर धीरे से कहा। इस दौरान वो भूल गई थी कि उसके घर में उसकी माँ और बहन भी है। हालांकि वो जानती थी कि अब सुबह तक उसके रूम में कोई नहीं आने वाला। यही वजह थी कि उसने कंबल ली और रुद्र को उठाकर उसके बगल में लेट गई। इस दौरान उसने फिर से रुद्र को अपने सीने से लगा लिया। वो खुद भी उससे अलग नहीं होना चाहती थी। रुद्र उसके सीने से लगा हुआ अब सुकून की नींद सो रहा था। इस दौरान अदिति को भी काफी गर्माहट मिलने लगी थी। ठंडी हवा की वजह से उसे काफी ठंड लगने लगी थी, लेकिन अब उसकी बाहों में लिपटकर वो काफी अच्छा महसूस कर रही थी। एक दिन बीत चुका था। रुद्र और अदिति के बीच की बॉन्डिंग अब काफी अच्छी हो गई थी। कल सुबह उठने के बाद अदिति ने रुद्र को जगाया और प्यार से उसे बिस्तर पर ही कॉफी दी। वो काफी अच्छा महसूस करने लगा था। उसके बाद जब वो वापस गई तो उसने गेट कीपर की क्लास ली। उसने उसे रुद्र का नाम लेकर डांटा कि तुम्हारी एक गलती की वजह से रुद्र को कुछ हो जाता तो। उसका ऐसा रुद्रावतार देखकर सब चुप थे। उन्हें नहीं लग रहा था कि वो अदिति ही है। आखिर इतना गुस्सा तो उसने पहले कभी नहीं किया था। ये सब देखकर रुद्र को भी बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब अब वो दोनों आपस में बात भी करने लगे थे। इस दौरान रुद्र को एहसास होने लगा था, भले ही अदिति उसे एक पति के रूप में स्वीकार करने में वक्त ले, लेकिन ये भी सच था कि वो अब भी उससे प्यार करती थी। वो उसके केबिन में बैठा हुआ सोच रहा था कि तभी उसके पास कॉल आया। उसने कॉल पिक किया। हेलो सर। हाँ शिवम बोलो। हमारा एड शूट कब है? सर कल शाम को ही होगा। आप मिस अदिति मैम के साथ शूटिंग साइट पर आ जाइएगा। मैंने इसीलिए आपको कॉल किया था। ओ ओके, रुद्र ने इतना कहकर कॉल कट कर दिया। इस दौरान वो मन ही मन अपने पिताजी के बारे में भी सोच रहा था, क्योंकि कल ही के दिन उनकी डेथ हुई थी। ऐसे में वो चाहता था कि वो एड शूट जल्द से जल्द शाम को खत्म हो जाए।
क्योंकि उसके बाद वो अपनी सौतेली माँ और अपनी बहन के साथ दादी माँ से भी कॉल पर बात करने वाला था। अक्सर जब वो घर पर होता था, तो उनकी याद में घर में एक छोटा-सा हवन करवाया जाता और ब्राह्मणों को जलपान करवाया जाता। ये काम उसकी दादी माँ करती थी, लेकिन फिलहाल वो उनसे दूर था और ये पहला ही मौका था, वरना वो हर बार इस मौके पर घर पर होता था। अगले दिन शाम के करीब 3 बज चुके थे। रुद्र ने शिवम से कह दिया था कि वो 5 बजे तक घर जाएगा, उसके बाद वो अपने पिताजी की याद में पूजा अर्चना करवाने वाला था। वो वैसे तो भगवान को नहीं मानता था और कभी मंदिर नहीं जाता था, लेकिन बात जब अपनी पत्नी और अपने पिताजी की डेथ एनिवर्सरी की आती तो वो हर बार उन्हें याद करता। जब अदिति की माँ को इसके बारे में आज सुबह पता चला था, तो उन्होंने सब ऑर्गेनाइज करवाया था। ऐसे में रुद्र काफी खुश था। वो अदिति के साथ लंच करने के तुरंत बाद शूटिंग सेट पर चला गया था। पूरा क्रू डायरेक्टर के साथ वहां वेट कर रहा था, लेकिन अभी तक ना ही मेल मॉडल आया था, ना ही फीमेल मॉडल वहां पहुंची थी। ऐसे में रुद्र बार-बार अपनी घड़ी की तरफ देख रहा था। दोनों मॉडल्स को इस दौरान ड्रेसेज को अदिति और रुद्र के फीडबैक देने के आधार पर ही पहननी थी। यही वजह थी कि रुद्र और अदिति दोनों का ही वहां रहना मौजूद था। फाइनल टच देने के बाद, लुक और ड्रेसिंग को देखने के बाद शूट करने के लिए अलाउ करने का काम भी रुद्र ही करने वाला था। उसे अपने प्रोडक्ट को बेचने से पहले अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे ढंग से दिखाने की आदत थी। यही वजह थी कि वो अपने पर्सनल कारणों की वजह से कभी भी कोई काम में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला था। उसके चेहरे पर वक्त बढ़ने के साथ-साथ गुस्सा बढ़ रहा था और यही वजह थी कि डायरेक्टर भी अब पैनिक होने लगा था। जहां एक तरफ रुद्र को घर जाने की जल्दी थी, तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र की सौतेली माँ और उसकी बहन माया दोनों अपने प्लान को पूरा तैयार कर चुकी थी और आज उन्हें वो करना है जिसके बाद रुद्र और अदिति के बीच के रिश्ता इतना बुरा हो जाएगा, जिसके बारे में कभी रुद्र ने कल्पना भी नहीं की होगी। पूरा प्लान बन जाने के बाद माया ने अपनी माँ को ड्रिंक ऑफर की और उसके बाद वो एक घूंट लेते हुए बड़े ही स्टाइलिश अंदाज में बोली, मॉम, व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप? अब तुम नीचे उस वफादार रूबल के पास जाओ और उसके बाद स्टोर रूम की चाबी लेकर आओ। फिर तो तुम्हें पता ही है तेरी मॉम क्या करेगी। वो नाटक जिसे देखने के बाद रुद्र भैया के अंदर का रुद्र जाग जाएगा। फिर वो अदिति की जिंदगी में भूचाल ला देगा। बहुत समझदार हो माया। चल मेरी जान, जा अब। उसकी माँ ने उसे फ्लाइंग किस देते हुए कहा, जिसके बाद माया हल्की सी मुस्कुराई और उसके बाद वो शराब का ग्लास वहीं पर छोड़कर रूबल की तरफ बढ़ गई, जो अगस्त्या को इवनिंग की स्पेशल प्रेयर के लिए तैयार कर रही थी। माया सीढ़ियों से होते हुए नीचे की तरफ गई। घर को आज अच्छे से डेकोरेट किया गया था, तो वहीं गार्डन में आज सुबह ही एक वेदी बना दी गई थी, जहां यज्ञ होना था। पंडित जी और बाकी के लोग बाहर तैयारी कर रहे थे। इस दौरान वेदी को अच्छे से तैयार कर लिया गया था, तो वहीं घर की भी अच्छे से साफ सफाई की गई थी। मिठाइयाँ मंगवा ली गई थी और जिन पंडितों को जलपान करवाया जाना था, उन्हें भी रात के खाने के लिए न्योता दे दिया गया था। इस दौरान माया ने सफेद सूट पहन रखा था, जो पंजाबी स्टाइल में बना हुआ था। उसकी सलवार काफी अट्रैक्टिव थी, तो वहीं ऊपर उसने स्लीवलेस कुर्ती पहन रखी थी। पैरों में उसने सैंडल की जगह व्हाइट कलर की मैचिंग जूतियां पहन रखी थी। कुर्ते के ऊपर उसने मैचिंग कलर का व्हाइट दुपट्टा अपने कंधे पर डाल रखा था, जिसके बॉर्डर का कलर रेड था। उसने बैंगल्स भी रेड कलर के ही पहन रखे थे। इस दौरान लाल लिपस्टिक और दमकते चेहरे में वो बेहद आकर्षक लग रही थी। वो सीढ़ियों से होकर लिविंग रूम में पहुंची तो सोफे पर बैठी रूबल अगस्त्या को तैयार कर रही थी। इसी दौरान माया ने रूबल से कहा, रूबल जी माया मैडम, उसने मुस्कुराकर कहा। वो एक झूठी मुस्कुराहट थी, क्योंकि माया को वो कम ही पसंद करती थी, जिसकी मुख्य वजह थी कि उसने कई बार उसकी बातों से लगता था जैसे वो लालची होने के साथ-साथ रुद्र का बुरा चाहती है। उसे उसकी माँ नयनतारा तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उसकी तरफ एकटक देख रही थी। तभी माया ने प्यारी सी मुस्कुराहट मुस्कुराते हुए कहा, वो दरअसल मॉम को स्टोर रूम की चाबी चाहिए थी, तो मैं चाबी लेने के लिए आई थी। अब ये दोनों माँ बेटी कौन सा नया कांड करेगी? पिछली बार भी इन दोनों की वजह से जो हुआ, वो मुझे बखूबी याद है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये ऐसा क्यों कर रही है।
हे कान्हा जी, आखिर ये लोग ऐसा बार बार क्यों करती है? वो मन ही मन बुदबुदाई। उसे शक था वो बुरी है, लेकिन वो किस तरह से रुद्र को और इस घर का बुरा चाहती है उसे ये नहीं मालूम था। क्या हुआ, चुप क्यों हो? माया ने उससे पूछा। जी देती हूँ, उसने इतना कहा और उसके बाद वो किचन की तरफ चली गई जहां स्टोर रूम की चाबी थी। इस दौरान उसके दिमाग में कई सारे सवाल कौंध रहे थे। उसे इस बात का डर था कि पिछली बार की तरह ही माया और उसकी माँ कोई ऐसी नौटंकी ना करे जिसके चलते रुद्र की जिंदगी में भूचाल आ जाए। उसे अब सच में उससे डर लग रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ माया की माँ ने अब अपना प्लान पूरा कर लिया था कि वो क्या करने वाली है। वो जानती थी कि रुद्र की दुखती रग पर वार कैसे किया जाए। यही वजह थी कि अब उसे शाम का इंतजार था। वो पूरी तरह से सिक्योर थी कि इस बार वो जो नाटक करेगी उससे रुद्र और अदिति के बीच में नफरत की दीवार इतनी ऊंची हो जाएगी कि उसे वो दोनों मिलकर तोड़ना चाहेंगे तो भी नहीं तोड़ पाएंगे। यही वजह थी कि उसके चेहरे पर अब शैतानी मुस्कुराहट थी। वो बस चाहती थी कि कैसे भी करके रुद्र से वो अकेले में बात कर ले। उसके बाद तो उसका भड़कना तेज था। जहां एक तरफ रुद्र की सौतेली माँ और उसकी बहन अपने प्लान को तैयार कर चुकी थी, तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र को फीमेल और मेल मॉडल्स का इंतजार करते हुए काफी वक्त हो गया था। तभी उसका फोन बजा। उसने देखा शिवाक्षी उसे कॉल कर रही थी। हेलो शिवाक्षी। हेलो सर, आई एम रियली सॉरी सर। वो दरअसल मेरे पापा की तबीयत अचानक से खराब हो गई। मैं आज शूट पर नहीं आ सकूंगी। क्या हम कल करें? वाट, कल? कल कैसे होगा? यू नो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। आज रात में हमें एड का लुक लॉन्च करना है। हमारा मुहूर्त आज का ही है। रुद्र ने गुस्से में कहा। मैं समझ सकती हूँ सर, पर मैं क्या करूँ? मुझे मेरे पापा को हॉस्पिटल लेकर आना पड़ा और यही वजह थी कि मैंने अपनी फ्लाइट मिस कर दी। आई एम सॉरी, उसने दुखी होकर कहा। तो तुम पहले नहीं कह सकती थी? डायरेक्टर ने तुम्हें कितने कॉल किए थे? उसने गुस्से में कहते हुए कॉल कट कर दिया। इस दौरान उसने पास पड़ी एक टेबल पर जोर से लात मारी। सर, शिवाक्षी दुखी होकर बोली, लेकिन सामने से कॉल काटा जा चुका था। वो दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में थी। उसके पापा आईसीयू में भर्ती थे और वो बाहर उदास बैठी हुई थी। उसे लगने लगा था जैसे अब उसके हाथों से ये प्रोजेक्ट चला जाता। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो चुप था। इस दौरान डायरेक्टर मेल मॉडल सचिन को भी करीब 20 कॉल कर चुका था, लेकिन वो भी उसकी कॉल पिक नहीं कर रहा था। यही वजह थी कि वो फाइनली रुद्र की तरफ आया और उसने हिचकिचाते हुए कहा, सर वो सचिन भी अब कॉल नहीं उठा रहा है। भाड़ में जाने दो उन सालों को, पता नहीं क्या ही समझते हैं खुद को। इतना वेट करो और फिर आते नहीं। उसने क्रोधित होकर कहा। वहां मौजूद सब लोग रुद्र के गुस्से की वजह से टेंशन में थे। आखिर वो जानते थे जब उसे गुस्सा आता है तो फिर वो अगले ही पल क्या करेगा इसका कोई आइडिया नहीं होता है। वे सभी इस दौरान डर रहे थे। तो वहीं अदिति दूर से ही उसे इस तरह से हैरान परेशान हुआ देखकर खुश नहीं थी। उसे भी काफी बुरा लग रहा था। जब करीब 5 मिनट बीत गए तो डायरेक्टर को लगा अब वो शांत हो चुका है। यही वजह थी कि उसने धीमे से कहा, सॉरी सर, इफ वी कांट कैंसिल दिस शूट देन प्लीज टेल मी व्हाट वी डू। यू नो वेरी वेल, मुझे किसी का इंतजार करने की आदत नहीं है, ना ही उस मेल मॉडल का, ना ही उस शिवाक्षी का। उसने क्रोधित होकर कहा। क्या हुआ डायरेक्टर साहब, मॉडल नहीं मिल रहे? अदिति ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा। अथर्व, इसको बोलो ये मेरे आगे पकड़ पकड़ ना करे, मेरा दिमाग खराब है। वो क्रोधित होकर उसकी तरफ देखते हुए बोला। अथर्व, इनको भी बोल दो कि मॉडल नहीं आए तो इसकी गलती मेरी नहीं है। ऐसे तो बड़े आरपीएसआर बनते फिरते हैं। मैं आरपीएसआर बना नहीं फिरता, मैं हूँ। वो उसकी तरफ क्रोधित होकर बोला। हाँ, तो फिर तो मॉडल आनी चाहिए ना। वैसे अथर्व, अगर आप चाहो तो फीमेल मॉडल मैं बन सकती हूँ। मेरी जैसी ब्यूटी भला और कहाँ मिलेगी आपको? उसने प्यारा सा मुंह बनाते हुए कहा। इस दौरान वो रुद्र का रिएक्शन देख रही थी। वो उसकी तरफ घुरते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, चमगादड़ी लगोगी तुम। शक्ल देखी है अपनी आईने में, बड़ी आई मॉडल कहीं की। आपसे तो अच्छी हूँ मिस्टर आरपीएसआर। और वैसे भी मैंने आपसे नहीं पूछा, आप क्यों लोगों के काम में दखल अंदाजी करते हैं? ये चिलगोजे जैसी नाक शायद कुछ ज्यादा ही बढ़ी गई है आपकी। हे यू, अपनी हद में रहकर बात करो। उसने क्रोधित होकर जैसे ही कहा।
तो अदिति डर गई। वो धीमे से बोली, बोलो लेकिन आराम से, हम सबको धीमे भी सुनाई देता है। आई मीन इतना गुस्सा करके एनर्जी वेस्ट मत कीजिए आप। अच्छा आप बताओ अथर्व, सही कहा ना मैंने? मैं शिवाक्षी की जगह मॉडल बन सकती हूँ, सोच लो आप। उसने अथर्व की तरफ देखते हुए पूछा। लो कहाँ फंस गया अब मैं, एक कंपनी के 2 डायरेक्टर और दोनों ही एक जैसे, उफ। वो मन में सोचते हुए बुदबुदाया। अथर्व प्लीज बोलिए ना, आपको पसंद आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद अथर्व ने एक नज़र भर उसकी तरफ देखा। वो सच में बेहद खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। इतनी कि उसे तो शिवाक्षी से भी ज्यादा वो बेटर लग रही थी। उसकी हाइट उसके हिसाब से भले ही कम थी, यानी 5 फीट 5 इंच, लेकिन अथर्व को वो जबरदस्त लगी थी। उसने एक नज़र भर फिर से उसे देखा। उसने जो ड्रेस पहन रखी थी वो भी बेहद कमाल की थी। नो मेकअप लुक में भी वो कहर ढा रही थी, और यही वजह थी कि उसने जैसे ही उसकी तरफ देखा वो तुरंत बोला, यश यू आर लुकिंग परफेक्ट मैम। मैं आपको कुछ पोज बता दूंगा, उसके बाद आप वैसे ही एक्ट करना। अरे आई वाज बोर्न टू बी बिकम ए मॉडल। ऐसे लोगों की वजह से आगे नहीं बढ़ सकी मैं, वरना आज पता नहीं किसी फिल्म की हीरोइन होती मैं, और लड़के मरते मुझ पे। देखो मेरे पोज। अदिति ने प्यारा सा मुंह बनाया और उसके बाद वो पोज देने लगी। वाओ मैम लुकिंग ग्रेट, अथर्व ने ताली बजाते हुए कहा। लेकिन उसके बाद उसने जैसे ही रुद्र का रिएक्शन देखा, उसने अपने हाथों को रोक लिया। वाओ क्या वाओ, बिल्कुल बंदरिया लग रही है ये। मुझे अपने प्रोजेक्ट का कचरा नहीं करवाना, उसने गुस्से में जैसे ही कहा तो वो पोज देना बंद कर देती है। तभी ड्रेस डिजाइनर बोली, सर आप बुरा मत मानिएगा पर मुझे अच्छी लग रही है मैम। सुना, मैं अच्छी लग रही हूँ, आपकी आंखें खराब है, चश्मा चढ़वा लीजिए। जस्ट सेट अप, उसने फिर गुस्से में कहा, जिसके बाद अदिति फिर से चुप हो गई। हालांकि आज न जाने क्यों वो कुछ ज्यादा ही उसके साथ फ्रैंक हो रही थी। वो सब चुप थे, तभी डायरेक्टर बोला, सॉरी सर मैं बीच में कूद रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। सर मुझे मैम सच में काफ़ी अच्छी लग रही है। कुछ चीज़ें ठीक नहीं है जो एडिटिंग में ठीक हो जाएगी। आप थोड़ा ध्यान से देखिए सर। मुझे तो लगता है अगर आज ही शूट करना है तो अदिति मैम फिट रहेगी, वरना इतनी जल्दी हमें कोई मॉडल नहीं मिलेगी। बोलिए सर। बिल्कुल बकवास लगेगी ये, मुझे शिवाक्षी की सस्ती कॉपी नहीं चाहिए, रुद्र ने खींचते हुए कहा, जिसके बाद डायरेक्टर और अदिति के साथ पूरी टीम चुप हो गई। तभी ड्रेस डिजाइनर सुमोना फिर से बोली, सर वी हैव टू ट्राई दिस, आई थिंक मैम लुकिंग गॉर्जियस। ये शिवाक्षी मैम की सस्ती कॉफी नहीं बल्कि अदिति सिंह लग रही है। सच्ची सर, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, ये बहुत प्यारी लग रही है। मैंने कई मॉडल्स की ड्रेस डिजाइन की है, अगर आप सच में इनके बारे में सोचे तो मुझे लगता है ये फिट बैठेगी। बाकी सब आप जाने। हाँ सर, मुझे भी ऐसा लगता है। मैम ने मॉडलिंग ना की तो क्या हुआ, मॉडल का असली मतलब क्या होता है? हमारा मेन मोटिव तो यही है ना कि हमारी कंपनी का माल ज़्यादा से ज़्यादा बिके। मैन कॉमन वीमेन की ड्रेस में मुझे लगता है ये बेस्ट दिखेगी, और रिच फैमिली ड्रेस में भी ये फिट है सर। इनका स्टाइल बहुत यूनिक और सिंपल है। मॉडल का मतलब तड़क भड़क से चलना तो नहीं होता, हमारे देश के लोगों से कनेक्ट होना भी तो जरूरी है। मुझे लगता है हमारा ये आइडिया काम करेगा सर। क्रिएटिव डायरेक्टर ने कहा, सुन लिया, मैं कह रही हूँ ना मैं अच्छी दिखूंगी। हाँ सर, मुझे लगता है ये फिट बैठेगी। वैसे भी हमारी कंपनी तो लहंगा साड़ी और ऑफिस सूट पर ही फोकस करना चाहती है। ऐसे में इन ड्रेसेस से मुझे लगता है मैम बहुत सुंदर दिखेगी। वैसे भी आज का मुहूर्त भी है, ऐसे में हम आज ही रिलीज भी कर देंगे। व्हाट डू यू थिंक? डायरेक्टर ने रुद्र से पूछा। हाँ सर, अथर्व सर सही कह रहे हैं, सुमोना ने कहा। ओके, बट मेल मॉडल का क्या करेंगे? सचिन तो फोन उठा नहीं रहा है। रुद्र ने डायरेक्टर से सवाल किया। सर डोंट वरी, आई हैव ए फ्रेंड, अमित सेन। सर वो स्ट्रगल है, मॉडलिंग में अभी अपना नाम कमाने की कोशिश कर रहा है। वो यहीं लखनऊ में ही रहता है, एक दो एड में भी काम कर चुका है। आप कहो तो सर मैं बात करूं उससे, सुमोना बोली। हाँ क्यों नहीं, पर आई हैव टू आस्क टू अदिति मैम। मैम यू हैव एनी प्रॉब्लम? क्या आप अमित के साथ शूट कर लेंगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, कर लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप जिसे चाहो उसे बुला लो। वैसे भी आई वांट टू लुक प्रोफेशनल, अदिति ने मुंह बनाते हुए कहा। इस दौरान वो रुद्र की तरफ देखती है। रुद्र की आंखें गुस्से के मारे लाल हो गई थी।
वो अपने दांतों को पीसता है लेकिन वो कुछ बोला नहीं। ओके डन, फिर रघु जल्दी से कैमरा रेडी करो। मैम आप पेन में जाकर चेंज कराओ। उसने लहंगा उठाकर अदिति को दिया, जिसके बाद वो मॉडल की अजीब सी एक्टिंग करते हुए वेन की तरफ बढ़ी। इस दौरान रुद्र उसे पीछे से घूरते हुए देख रहा था। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। शुमोना, आप मैम को फाइनल टच दे देना और हाँ, अमित के नंबर मुझे टेक्स्ट कर दो, अथर्वा ने कहा। जी सर। शुमोना इतना बोली और उसके बाद वो दूसरी ड्रेस लाते वक्त फोन से उसके नंबर भेजती है। अथर्वा कॉल करने ही वाला था कि तभी रुद्र क्रोधित होकर बोला, अथर्वा तुमने मुझसे नहीं पूछा कि क्या अमित को कास्ट करे या नहीं? उसने आंखें दिखाते हुए कहा, रियली सॉरी सर, वो उसे कॉल मत करना, आई एम कमिंग, उसने आंखें दिखाते हुए कहा और उसके बाद वो अदिति की तरफ जाने लगा, जिसने अभी अभी वेन का दरवाजा बंद किया ही था। उसे अपनी ओर आते हुए देखकर अदिति बड़बड़ाई, जली ना जली, मुझे पता था तुम आओगे। खड़ूसों के महाराजा राक्षाधिराज श्री 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 रुद्र प्रताप सिंह राठौड़। अदिति हल्की सी फुसफुसाकर आगे की तरफ जाने लगी। सर मैम की तरफ मत जाइए, वो चेंज कर रही होगी तो। आई वोना टॉक टू हर, वैसे भी चेंज कर रही है तो क्या, मुझसे बात करने के लिए उसे बाहर आना ही होगा, उसने बिना पीछे मुड़े ही कहा गुस्से में। और उसके बाद वो वेन के पास पहुंच गया। उसने दरवाजा बजाया। कौन? तुम्हें अच्छे से पता है कौन हो सकता है? तुम्हें अच्छे से पता है कौन हो सकता है? बोलिए, उसने अजीब सा मुंह बनाकर बोलते हुए दरवाजा खोला, जिसके बाद रुद्र अंदर घुस गया। आप ऐसी किसी लड़की की प्राइवेसी को हर्ट नहीं कर सकते हैं मिस्टर आरपी अशार, उसने आंखें दिखाते हुए कहा। तभी रुद्र ने उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, यू नो वेरी वेल, मेरी आंखों के सामने तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता है मिस अदिति सिंह, उसने गुस्से में बोलते हुए जोर से अपनी तरफ खींचा और उसकी कलाई को रगड़ने लगा। इस दौरान उसे दर्द होने लगा। आउच, मुझे दर्द हो रहा है। हाँ तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किस बात की हिम्मत? यही कि तुम अमित का पार्टनर बनोगी। हाँ तो दिक्कत क्या है? उसने आंखें दिखाते हुए कहा। दिक्कत ही दिक्कत है, तुम अमित की पार्टनर नहीं बनोगी, उसने हाथ को झटकते हुए कहा। मैं तो बनूंगी, वैसे भी इसमें हमारी कंपनी का ही फायदा है। एक तो मॉडल बनो, ऊपर से इतना एटीट्यूड, रोज गांजा फूकते आते हो क्या? उसने आगे का वाक्य धीमे से बोलते हुए कहा। क्या कहा? कुछ नहीं। हाँ, कुछ कहना भी नहीं, जल्दी से चेंज करो। और हाँ, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मिस अदिति सिंह, आज इस एड सूट में मैं तुम्हारा पार्टनर बनूंगा। हैं? दोबारा बोलिए आप। मिस्टर आरपी एशआर, सिल्वर लाइन प्राइवेट कारपोरेशन लिमिटेड का मालिक रुद्र प्रताप सिंह राठौड़, मतलब आप एक मॉडल बनोगे? जय हो। क्या बात कही, पर जरा सोचा है आपने लोग क्या कहेंगे? करोड़ों का मालिक आरपी एशआर बना मॉडल, इतनी कंगाली की पूछो मत। 20-30 लाख भी नहीं दे सका किसी मॉडल को। अरे ये सब तो हम जैसे गरीबों पर सूट करता है साहब, आप पर कहाँ? अदिति लगातार बकबक किए जा रही थी। जस्ट सेटअप, रुद्र ने पीछे से पकड़कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। इस दौरान एक हाथ रुद्र का उसके पेट पर था तो वहीं दूसरा उसके मुंह पर। रुद्र की ठुड्डी उसके कंधे को टच कर रही थी। इस दौरान उसके हाथ में लहंगा छूट गया। उसकी हार्ट बीट्स तेज हो गई तो वहीं आंखें भी अपने आप बंद होने लगी। उसका बदन उसकी बाहों में पिघलने लगा। तभी रुद्र ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा, तुम्हें अच्छे से पता है जब तुम्हारे कोई और करीब आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, फिर भी तुम ये सब जानबूझकर करती हो। आई हैट दिस। आज तुम मेरी पार्टनर बनोगी और ज्यादा बोली तो मैं अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाऊंगा अदिति, उसने इतना कहा और उसके बाद वो झटके से उसे अपनी तरफ करता है। इस दौरान अदिति की आंखों में आंसू झलक पड़े। वो उसको अपने और करीब खींच लेता है और उसके बाद उसके गाल की तरफ किस करने के लिए बढ़ा। अदिति अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी रुद्र रुक गया। उसने अपने हाथ को उसकी कमर से दूर किया और उसके बाद बोला, जल्दी से तैयार हो जाओ, आई एम वेटिंग फॉर यू आउटसाइड, मुझे भी चेंज करना है। वो दूर होकर बोला और उसके बाद वो वेन से बाहर आ गया। इस दौरान अदिति ने अपने आंसुओं को पोंछा और उसके बाद लहंगे को उठा लिया। रुद्र अपने ही अंदाज में बाहर आया। कुछ ही देर में वो डायरेक्टर के पास पहुंच गया। उसे यूं वापस आता हुआ देखकर डायरेक्टर ने पूछा, सर व्हाट हैपेंड, कोई इश्यू है क्या? नोप, वो मैं अदिति को बताने गया था कि उसका पार्टनर मैं होऊंगा। व्हाट? आप? सर आप कैसे हो सकते हैं? क्यों? मैं क्यों नहीं हो सकता? मिस्टर अथर्व, जरा बताइए। रुद्र ने जैसे ही आंखें दिखाकर पूछा, उसने तुरंत
शुमोना से कहा। शुमोना, सर की साइज की ड्रेस मिल जाएगी ना? ऑफ कोर्स सर, ओके, इन्हें जल्दी से लाकर दे दो सो दैट ये चेंज कर सके। अथर्व उसके गुस्से का शिकार नहीं होना चाहता था और यही वजह थी कि उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। कुछ ही देर में शुमोना उसके लिए ड्रेस लेकर आ गई थी। रुद्र की हाइट और बॉडी का स्ट्रक्चर सचिन से भी ज्यादा जबरदस्त था। वहां अलग अलग साइज की ड्रेसेज को पहले से ही तैयार किया गया था, क्योंकि प्रमोशन के वक्त रुद्र भी अपनी कंपनी की ड्रेस पहनने वाला था और लकीली वहां उसकी साइज की सभी ड्रेस मिल गई थी। इस दौरान रुद्र वेन की तरफ देखता है। कुछ ही देर बाद में दरवाजा खुला और अदिति वेन से बाहर आई। उसके दिमाग में वही पल घूम रहा था जब रुद्र ने उसे अपनी तरफ जोर से खींचा था और उसके बाद उसको किस करने के लिए आगे बढ़ा। इस दौरान अदिति को अपना अतीत याद आने लगा, जहां उन दोनों के बीच सब सही था। वो मन ही मन सोच रही थी कि काश सब पहले के जैसा होता तो वो उसकी बाहों में लिपट जाती। इधर जहां वो उसी तरह आ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र और बाकी सब लोग अदिति की तरफ देखने लगते हैं। वो बेहद प्यारी लग रही थी। उसे देखकर रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी ड्रेस उठाई और उसके बाद पेन की तरफ बढ़ने लगा। इस दौरान उसने रास्ते में अदिति से कहा, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे, सॉरी फॉर माई कमेंट। वो मुस्कुराकर बोला, मगर अदिति का कोई खास रिएक्शन नहीं था। रुद्र को अचरज हुआ, लेकिन वो रुका नहीं क्योंकि उसे देर हो रही थी। वो अपने कपड़े बदलने के लिए चला गया, तो वहीं दूसरी तरफ शुमोना उसके मेकअप और ड्रेसिंग को फाइनल टच देने लगी। शाम के करीब 5 बजने वाले थे। रुद्र के घर के स्टोर रूम में उसकी सौतेली माँ नयनतारा और माया पहुंच गई थी। उन्होंने अंदर की सारी लाइट्स को ऑन कर ली थी। वो एक काफी बड़ा स्टोर रूम था जिसमें सामान अटा पड़ा था। उन्होंने एक बक्सा खोल लिया था और उसमें से करीब सारा सामान निकाल लिया। इस दौरान अपनी माँ की तरफ माया मुस्कुराई और बोली, और मोम, सब रेडी है ना? हाँ, सब रेडी है। अब देख तू मैं क्या खेल खेलती हूँ। तुम भी अपनी तरफ से तैयार हो ना? हाँ, मैं भी तैयार हूँ, माया ने कहा। और उसके बाद वो हल्की सी मुस्कुराई। जहां एक तरफ वो दोनों अपनी तरफ से पूरा जाल बुन चुकी थी, तो वहीं दूसरी तरफ बाहर यज्ञ की तैयारी हो रही थी। रुद्र की दादी माँ ने सब अरेंज करवा दिया था। रूबल ने इधर उधर देखा तो माया और उसकी माँ दोनों ही नजर नहीं आई और यही वजह थी कि वो सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर वो दोनों कहाँ गई। उसे इस बात का डर लग रहा था क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि वो जरूर आज रुद्र को परेशान करने के लिए कुछ न कुछ करेगी। इधर जहां एक तरफ रूबल को रुद्र की फिक्र हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र और अदिति दोनों ही एड शूट में बेहतरीन लगे थे। इस दौरान कई सारे उनके फोटोग्राफ्स भी लिए गए थे। रुद्र और अदिति दोनों की ही जोड़ी साथ में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो अदिति ही नहीं, रुद्र के काम से भी काफी इम्प्रेस हुए थे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये सब इतना अच्छे से होगा। शूटिंग का सारा काम पूरा हो चुका था। अब पोस्ट प्रोडक्शन का काम बाकी था, जिसके लिए डायरेक्टर रुद्र के साथ डिस्कशन कर रहा था। तभी उसका फोन बजा। एक्सक्यूज मी, रुद्र ने फोन की तरफ देखते हुए कहा। माया उसे कॉल कर रही थी। उसने कॉल कट कर दिया क्योंकि वो अभी बहुत बिजी था। मॉम, रुद्र तो कॉल कट कर रहा है, माया ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा। वो एक बार में फोन कब उठाने लगा? माया, दोबारा करो उसे कॉल, उसकी माँ ने उसे कॉल दोबारा करने के लिए कहा, जिसके बाद माया ने फिर से उसके नंबर पर डायल किया। इधर घंटी एक बार फिर से जब बजी तो रुद्र ने स्क्रीन की तरफ देखा। उसने कॉल को फिर से कट कर दिया। इस बार उसने मैसेज लिखकर भेजा कि वो उसे आधे घंटे के बाद कॉल कर रहा है। वो जानता था कि आज उसे देर हो गई है, लेकिन उसके पास कोई उपाय भी तो नहीं था। फाइनल टच देने के बाद फर्स्ट लुक आउट होने वाला था। यही वजह थी कि वो जल्द से जल्द अपना काम निपटा रहे थे। रुद्र हर इंस्ट्रक्शन दे रहा था और उसके अकॉर्डिंग एडिटिंग का काम केबिन में हो रहा था। यस यस, अब इसे सेव करो, रुद्र ने मुस्कुराकर कहा। ओके सर, मतलब एक हो गया है, अब 2 और बाकी रह गए हैं, अथर्व ने कहा। और कितना टाइम लगेगा अथर्व? रुद्र ने पूछा। सर, मैक्स हाफ एन आवर। आई एम रियली सॉरी सर, जो वक्त लग रहा है, लेकिन हमने लेट शूट शुरू किया था। इट्स ओके, रुद्र ने फोन की स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा। माया फिर से उसे कॉल कर रही थी। इस बार माया का नाम देखते ही उसका पारा हाई हो गया, क्योंकि पहले ही 3 बार कॉल कट करने और मैसेज करने के बावजूद भी वो उसे बार बार कॉल कर रही थी। उसने गुस्से में फिर से कॉल कट कर दिया, जिसके बाद करीब 1 मिनट तक उसके पास कोई कॉल नहीं आया। लेकिन अगले ही पल अविनाश का कॉल आने लगा। पहले तो उसे गुस्सा आया, मगर बाद में उसने सोचा कि वो उसे जरूरी काम के लिए ही कॉल कर रहा है।
एक्सक्यूज मी, तुम लोग इसे करो, मैं अभी आता हूँ। रुद्र ने केबिन का दरवाजा खोला और उसके बाद वो बाहर आ गया। उसने कॉल को पिक करते हुए कहा, हेलो अविनाश, बोलो। उसने लगभग रूखे स्वर में कहा, हेलो सर, आई एम सॉरी जो मैं अभी कॉल कर रहा हूँ। वो सर, एक्चुअली माया मैम है कॉल पर, आपसे बात करना चाहती है। माया का नाम सुनते ही उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। माया, आर यू मैड? उसने क्रोधित होकर कॉल कट कर दिया और तुरंत माया को कॉल लगाया। हेलो भाई। हाँ बोलो माया, ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम था माया जो मेरे बार बार कॉल कट करने के बावजूद भी तुम मुझे कॉल किए जा रही हो? उसने क्रोधित होकर कहा। रियली सॉरी भाई, वो एक्चुअली मोम आपसे बात करना चाहती थी। आज पापा की डेथ एनिवर्सरी थी ना, शो। हाँ, तो मुझे भी अच्छे से पता था ना कि पापा की डेथ एनिवर्सरी है। मैं भी काम को जल्द से जल्द निपटाना चाहता था। एंड आई टेक्स्ट ए मैसेज टू यू कि मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, तो समझ में नहीं आता क्या? फिर बार बार कॉल क्यों कर रही थी तू? उसने और ज्यादा गुस्सा दिखाते हुए कहा। सॉरी भाई, बट यू नो मॉम। वाट मोम यार, तुम बच्ची हो क्या? हर बार तुम लोगों का यही पंगा है, कुछ समझते ही नहीं। आई नेवर एक्सपेक्ट दिस स्टूपिड थिंग्स फ्रॉम योर साइड माया। मोम मुझसे बात नहीं करेगी तो मर तो नहीं जाएगी ना? उसने क्रोधित होकर कहा और उसके बाद कॉल कट कर दिया। ये इसकी तो इतना एटीट्यूड। माया ने गुस्से में फोन को दूर फेंकते हुए कहा। व्हाट हैपेंड माया, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? उसकी माँ ने पूछा। जस्ट सेट अप मॉम, लीव मी अलोन, माया ने क्रोधित होकर अपनी माँ से कहा और उसके बाद वो स्टोर रूम से बाहर चली गई। इस दौरान उसका चेहरा गुस्से के मारे लाल हो गया था। बाहर जाते वक्त उसने अपना फोन दोबारा चेक भी नहीं किया कि वो कितना टूट चुका है। वो बिना अपनी माँ से पूरी बात बताए स्टोर रूम से बाहर आ गई थी। इस दौरान उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। आखिर हो भी क्यों ना, ये पहला मौका था जब रुद्र ने उस पर गुस्सा किया था और ऊपर से उसका बना बनाया प्लान भी धरा का धरा रह गया था। उसे रुद्र पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या हुई है, जिसकी वजह से वो इतना गुस्सा करके वहां से चली गई। हालांकि कुछ भी हो, अनजाने में ही सही, रुद्र ने आज माया को उसकी औकात दिखा दी थी। उसे भी अब समझ आ गया था कि उस घर का असली बॉस वही है और जरूरत पड़ने पर वो एक पल में उनकी हेकड़ी निकाल सकता है। हालांकि माया को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो अब अगली चाल कौन सी चलेगी। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।